गुड मॉर्निंग बच्चों, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे, हमारी वन संपदा चैप्टर नंबर था 16। आज का हमारा टॉपिक है पादपों की जंतुओं पर निर्भरता, यानी पेड़ पौधे जंतुओं पर कैसे निर्भर हैं। तो पहला तो है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। जाहिर सी बात है, हमें पता है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड कौन छोड़ता है, जंतु छोड़ते हैं। तो इस तरह से पेड़ पौधे जंतुओं पर डिपेंड करते हैं। फिर है बीजों के प्रकीर्णन के लिए। अब बीज कैसे पेड़ पौधे अपने आप से तो नहीं बिखेर देते, उनके लिए क्या करते हैं, जंतुओं पर वो निर्भर करते हैं, जो कि उन पौधों का अस्तित्व बने रहने हेतु आवश्यक है। मतलब वो पौधे अगर आगे तक भी बने रहना चाहते हैं, मतलब जैसे कि 50 साल 100 साल तक भी अगर पेड़ हैं तो किसकी वजह से हैं। अगर वो नए पेड़ उगेंगे ही नहीं तो उसके बाद पेड़ों को कोई जानेगा ही नहीं, उस तरह के फूलों को कोई पहचान ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए भी जंतुओं पर ही डिपेंड करते हैं। कुछ पौधे बीज जंतु के फरों या रोम से चिपककर काफी दूर तक चले जाते हैं। कुछ जंतु जैसे बंदर, पक्षी और चिंपैंजी फलों को उसके बीज के साथ ही खा जाते हैं, और ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण करते हैं और फलों के बीज उसके मल के साथ बाहर आते हैं, और इस प्रकार बीज दूर स्थानों पर जाकर पहुंच जाते हैं, और फिर वहां से बीजों के प्रकीर्णन में जंतु मदद करते हैं। इस तरह से एक जगह से दूसरे जगह पर बीज पहुंच जाते हैं और नए पौधे जमाते हैं। परागण हेतु वन में कई पौधे फल निर्माण के लिए जंतुओं पर निर्भर करते हैं। अनेक कीट पतंगे, पक्षी फूलों से परागण के लिए उत्तरदायी कारक हैं, यानी जैसे तितलियां हैं और मधुमक्खियां हैं, ये क्या करती हैं, फूलों से नेक्टर कलेक्ट करती हैं। वो उस रस को ले जाकर अब जब दूसरे फूल पर बैठती हैं तो उन फूलों के कुछ जो परागण होते हैं वो उनके पैरों में चिपक जाते हैं, और फिर वो दूसरे फूल पर छोड़ देती हैं, और इस तरह से नए तरह के फूल बनने लगते हैं। ऐसे ही जंतुओं की पादपताओं पर निर्भर जंतु भी पादपों पर निर्भर हैं। कैसे? सबसे पहले तो ऑक्सीजन के लिए। हमें पता है, हम सांस लेने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन कौन बनाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन पौधे निकालते हैं। तो इस तरह से हमें पौधों से क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन। भोजन के लिए भी हर चीज, हर इंसान या हर जंतु पौधों पर ज्यादा डिपेंड है। कभी घास के रूप में, कभी साग सब्जी के रूप में भी हम लोग भोजन की तरह क्या लेते हैं, पौधों से सहायता लेते हैं। फिर आश्रय के लिए कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, पौधों पर ही अपना डिपेंड रहते हैं, वहीं पर पेड़ों पर ही अपना घर बनाते हैं, जैसे कि बंदर वगैरह। तो उन्हें रहने के लिए आश्रय भी कौन देता है, पेड़ पौधे ही देते हैं। अच्छा, अब है आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला क्या होती है? जैसे एक टिड्डा हरे पौधे को खाता है, एक मेढक टिड्डा को खा जाता है, मेढक को किसी सांप ने खा लिया, और फिर सांप को किसी गरुड़ या बाज ने खा लिया। तो ये एक चेन चलती रहती है, यानी घास को टिड्डा ने खाया, टिड्डा को मेढक ने, मेढक को सांप ने, और फिर सांप को बाज ने खा लिया। तो ये एक फूड चेन चलती रहती है। घटनाओं की इस कड़ी श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहा जाता है। इस पर्यावरण में कौन क्या खाता है, ये आहार श्रृंखला बताती है। आहार श्रृंखला का अध्ययन करने से हमें पर्यावरण में जीवों की आंतरिक निर्भरता के बारे में भी पता चल जाता है कि कौन सी चीज क्या खाती है। जैसे हमें ये पता चल गया कि टिड्डा क्या खाता है। क्या टिड्डा किसी मांस को खा पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मांस को नहीं खा पाता। वो किसको खाता है? वो घास को या पेड़ पौधों की पत्तियों को खाता है। तो हमें पता चल गया वो पेड़ पौधों पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हमें आहार श्रृंखला से जीव क्या खाते हैं, उनकी निर्भरता किस पर है, पता चल जाता है। किसी तालाब या घास के मैदान में पाई जाने वाली आहार श्रृंखला निम्न प्रकार की हो सकती है। जैसे कि शैवाल क्या करेगी, छोटी मछली को अपना आहार बना, छोटी मछली क्या करेगी, शैवाल को खाएगी, बड़ी मछली इस छोटी मछली को खा जाती है। ऐसे ही घास कौन खाता है, हिरन, और हिरन को कौन खा जाएगा, लायन खा जाएगा, शेर खा जाएगा। तो इस तरह से हमें और भी बहुत सारी श्रृंखलाओं के बारे में पता चलता है। आहार जाल क्या होता है कि अब जरूरी थोड़ी है जैसे
टिड्डा केवल घास ही खाता है, वो तो पेड़ पौधों से भी पत्तियां भी खा जाता है। ऐसे ही अब जरूरी थोड़ी है कि सांप केवल मेढक ही खाता है, वो और भी जानवरों को भी खा सकता है। तो इस तरह से ये जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मकड़ी के एक जाले की तरह, उसे हम बोलते हैं आहार जाल। तो किसी आहार जाल का प्रयोग प्रायः अनेक भोजन संबंधों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ये चित्र देख रहे हैं ना, आपको ये चित्र भी बनाना होगा एक्सरसाइज के साथ में। आहार श्रृंखला के अनुदेश ऊर्जा का स्थानांतरण, यानी ऊर्जा कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। तो आहार श्रृंखला में पादप उत्पादक से ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है। उत्पादक से ऊर्जा का स्थानांतरण पहले प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी में जाता है, फिर द्वितीयक उपभोक्ता यानी मांसाहारी में जाता है, और फिर द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता, जो कि द्वितीयक उपभोक्ता का भक्षण करता है, मतलब जो मांस भी खा सकता है और जो शाकाहारी चीजें भी खा सकता है, तो वो बन गया तृतीयक उपभोक्ता। तो जो उसने मांस खाया तो उसमें उस तरह की एनर्जी भी ट्रांसफर हो गई, मतलब ऊर्जा चली गई। तो इस तरह से ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है। इस तरह से आहार श्रृंखला में ऊर्जा उत्पादक से उपभोक्ताओं को तक ऊर्जा गुजरती चली जाती है। अब है वन विनाश एवं इसके प्रभाव। तो वन विनाश करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। वन हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, आइए जानते हैं। बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई, वृक्षों का गिर जाना वन विनाश कहलाता है। और इससे क्या होगा, वन को क्यों काटा जा रहा है? एक तो इसलिए क्योंकि बढ़ती हुई मानव जनसंख्या को रहने के लिए घर चाहिए। अब वो घर क्या करेंगे, वन काट के अपना भवन बनाएंगे, तो उसके लिए। फिर औद्योगिकरण, कहीं कहीं पे इंडस्ट्रीज लग रही हैं, जो नई नई कंपनियां लग रही हैं, वो क्या करेंगी, वनों को काट के वहाँ पे अपनी कंपनी बना लेते हैं। परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, अब कहीं पे क्या है, वन है और उनसे बीच से अगर कोई रास्ता जा रहा है शहर की तरफ, तो वो क्या करेंगे, उन वनों को काट देते हैं और वहाँ से रास्ता निकाल देते हैं। तो वो परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी वन विनाश किया जा रहा है। अब है वन विनाश के कुछ भयंकर दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। एक तो पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन हो जाएगा। मतलब कैसे असंतुलन हो जाएगा, हमें पता है पेड़ पौधे ये सब क्या है कि वृक्ष अगर नष्ट हो जाते हैं, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, तो इनसे कई जंतु भी कम हो जाते हैं। जैसे हमें पता है कि वनों में ज़्यादा अलग अलग तरह के जीव जंतु रहते हैं। अब जब वन ही नहीं होंगे तो वो जीव जंतु भी चले जाएंगे, तो वो भी विलुप्त होने लगेंगे। तो इससे क्या बनेगा, असंतुलन बन जाएगी। मृदा कटाव या भूमिक्षरण, हमें पता है पेड़ क्या करते हैं कि पौधों की जड़ों को पौधों जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, और जब बाढ़ वगैरह जैसी कंडीशन आती है तो वो क्या करती हैं, मिट्टी के कटाव को रोक देती हैं और मिट्टी को बहाकर नहीं ले जाने देते। तो पेड़ हमारी यहाँ पर मदद करते हैं, लेकिन अगर वन विनाश कर दिया तो इससे ये समस्या उत्पन्न होने लगेगी। और जल की कमी, तो वन विनाश का परिणाम क्या होगा, पृथ्वी पर जल की मात्रा को बदल सकता है। पेड़ों के अभाव में वर्षा कम होगी, जिससे सतही और भूमिगत जल स्तर में गिरावट आने लगेगी। इससे पेयजल और कृषि हेतु जल की उपलब्धता कम हो जाती है। फिर है वन संरक्षण, हमें वनों को कैसे संभाल के रखना चाहिए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाने चाहिए। तो वनों का प्रबंधन एवं देखभाल वन संरक्षण कहलाता है। तो इसके लिए हम वन रोपण करके भी वन को संरक्षित कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि वनों को काटने की जगह उनके जितनी आवश्यकता हो उनकी शाखाओं या टहनियों को ही काट सकते हैं। बाकी वन अगर लगा रहेगा, पेड़ पूरा लगा रहेगा, तो वो धीरे धीरे करके आगे भी बढ़ता रहेगा। अच्छा, योजनाबद्ध कटाई करके भी हम कर सकते हैं। कैसे? योजनाबद्ध कटाई से तात्पर्य है कि वृक्षों की उन कटाई से है जिसके अंतर्गत वनों की एक निश्चित भाग में कटाई की जाती है तथा उतने ही भूभाग पर दूसरी ओर वृक्षारोपण कर दिया जाता है। वन विनाश तथा वन रोपण की ये प्रक्रिया वार्षिक होते हैं, जिसमें इमारती लकड़ी और अन्य उत्पादक की आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाती है और वन का आकार भी प्रभावित रहता है। मतलब क्या करते हैं कि जैसे कि अगर किसी एरिया में वन लगे हुए हैं और हम क्या करेंगे कि अगर हमें कटाई करनी है तो जितने पोर्शन में हमने कटाई की उतने ही पोर्शन में हम क्या कर देंगे, न्यू पौधे फिर से उगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि जितना हमने इस्तेमाल करने के लिए वहाँ से लकड़ी ली, उतनी ही लकड़ी फिर से उत्पादन होने लगेगा। कीटों एवं पीड़कों से सुरक्षा, हमें क्या करना चाहिए, बीच बीच में हमारी गवर्नमेंट को वनों के
ऊपर जो कीट मकोड़े हो जाते हैं उनके छिड़काव के लिए दवाइयाँ भी भेजनी चाहिए। जंगली आग से सुरक्षा, यानी बीच बीच में जो हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं उनको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जंगलों में आग ना लगे, क्योंकि उससे क्या होता है, ये जो लापरवाही से कचरा वगैरह जलाया जाता है, इसकी वजह से वनों में आग लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे जंतु और बहुत सारे नुकसान होता है। अतिचरण से भी सुरक्षा करनी चाहिए। मतलब क्या होता है कि लोग अपने जो मवेशी होते हैं, गाय भैंस बकरी, इनको क्या करते हैं, किसी एक जगह पर छोड़ देते हैं और वो सालों तक उसी जगह पे उनको छोड़ते रहते हैं, तो वो वहाँ पे घास खाते रहते हैं, ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से वहाँ पर फिर बाद में वन निकलना ही बंद हो जाते हैं, नए पौधे बनना ही बंद हो जाते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा वन संरक्षण। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हमने पहले ही कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। पौधे किन उद्देश्यों के लिए जंतु पर निर्भर हैं? तो इसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे पादपों की जंतुओं पर निर्भरता, उसके बाद वन हेडिंग ये डालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और उसमें यहाँ तक लिखेंगे से प्राप्त होती है तक। सेकंड में आप लिखेंगे बीजों के प्रकीर्णन होती हेतु, और इसमें आप यहाँ तक लिखेंगे चिंपैंजी फलों के साथ खा जाते हैं और विचरण करते रहते हैं, यहाँ तक करना है। इसके बाद में परागण हेतु, परागण में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, उत्तरदायी कारक है। 5वां प्रश्न है पौधे की आहार श्रृंखला क्या है? उदाहरण के साथ आहार श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण को समझाइए। तो पहले तो आपको आहार श्रृंखला हेडिंग डालनी है, उसके बाद यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। यहाँ तक नहीं बच्चों, यहाँ तक लिखना पड़ेगा। ये एक आहार श्रृंखला बनाता है और ये चित्र भी आपको ड्रॉ करना है, ये चित्र भी आपको बनाना है। और उसके बाद में ऊर्जा के स्थानांतरण में आपको यहाँ से आहार श्रृंखला से लेके दूसरे जीव में होता है तक करना है। लास्ट क्वेश्चन है क्या जंतु पौधों पर निर्भर करते हैं, किन कारणों से? तो इसके लिए आपको पहले आंसर में हेडिंग डालनी है जंतुओं की पादपों पर निर्भरता, फिर 1 में लिखना है यहाँ से ऑक्सीजन के लिए, और ये पूरी लाइन लिखनी है। फिर भोजन के लिए घास की जरूरत होती है, आश्रय के लिए घोंसला बना लेते हैं तक। तो ये 3 पॉइंट लिखने हैं। अब है विभेद कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सदाबहार वन और पर्णपाती वन। तो खा के वन में आपको यहाँ से यहाँ तक पहले लिखना है, सदाबहार वन कहलाता है, और पर्णपाती वन में आपको ऐसे खाका वन में यहाँ से लेकर ऐसे वन से लेकर है तक पर्णपाती वन कहलाते हैं तक करना है। खाका सेकंड है आहार श्रृंखला, आहार जाल। तो आहार श्रृंखला में तो आपको यहाँ से लिखना है घटनाओं की इस कड़ी को नहीं, यहाँ तक लिखना है आहार श्रृंखला कहा जाता है। एक टिड्डा हरे पौधे से लेकर आहार श्रृंखला कहा जाता है, और आहार जाल यानी इसके सेकंड पोर्शन में किस में अंतर बताना है, किसी आहार जाल का लेकर किया जाता है तक। उसके बाद में है वन रोपण और वन विनाश। वन रोपण मतलब वन संरक्षण, तो आपको पहले लिखना है वनों की देखभाल तथा उसे बढ़ाना, वन संरक्षण या वन रोपण कहलाता है। उसके आगे की लाइन वन विनाश में बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई और वृक्षों का गिरना वन विनाश कहलाता है। और फिर ये नहीं करना है। उसके बाद है संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखिए, सदाबहार वन और वन का महत्व और वन संरक्षण, बस इतने पे करना है, आहार श्रृंखला पे नहीं करेंगे। तो सदाबहार वन में आप यहाँ से लिख सकते हैं वह वन जो वर्ष भर हरा भरा रहता है, सदाबहार वन कहलाता है। ये करेंगे। ये इतना घना होता है कि सूर्य की रोशनी भी यहाँ से नहीं गुजर पाती है, तो ये हो जाएगा गा का फर्स्ट। फिर है वन का महत्व। तो बच्चों वन का महत्व या वन संरक्षण में आप एक ही में लिखना, तो आप यहाँ से लिखेंगे पहले वनों का प्रबंध एवं देखभाल वन संरक्षण कहलाता है। फिर वन रोपण, इसमें आप यहाँ से और यहाँ तक करेंगे, टहनियाँ पत्तियों को काट लें। फिर योजनाबद्ध कटाई करेंगे, और इसमें आप क्या करेंगे, वन रोपण कर दिया जाता है। कीटों एवं पीड़कों से सुरक्षा, तो वनों में रोगों को नियंत्रित करने की विधियाँ हैं, बस इतना ही करना। और उसके बाद है जंगली आग से सुरक्षा, बस ये हेडिंग डाल देना। तो बच्चों यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।